नमस्कार। देश की राजनीति इस समय बहुत रोचक दौर में है। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद मुश्किल से 7 महीने बचे हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले गिरफ्तारियों का एक नया दौर शुरू हो गया है। पहले न्यूज क्लिक के पत्रकारों के यहां दबिश पड़ी, फिर वहां के जो मालिक हैं प्रवीर पुरकायस्था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बता दूं कि प्रवीर पुरकायस्था को इमरजेंसी के समय भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अभी रात हुई, अगले दिन सुबह हुई तो संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। दिन भर ईडी बैठी रही, शाम को उठा ले गई। अगले दिन खबर आई कि दक्षिण से लेके पूरब तक विपक्षी पार्टियों के यहां ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं। जातीय जनगणना का सवाल आया तो प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि 85% जो हिंदू हैं उनका होना चाहिए सबसे ज्यादा अधिकार। और ऐसा लगता है कि चुनावी मूड में पहुंचने से पहले काफी कुछ होना बाकी है। आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, जो न केवल राज्यसभा सांसद हैं बल्कि इस देश की जो सिविल सोसाइटी है उसका भी एक बेहद जरूरी हिस्सा है। राज्यसभा के अंदर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। उनके भाषण अपने आप में एक दस्तावेज बनते चले जाते हैं और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जिस ताकत से वो आवाज उठाते हैं वो अपने आप में कई बार आश्चर्यचकित भी करती है। कल जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो हमने देखा कि मनोज जी उनके घर पहुंच गए और उनके पिताजी के साथ मिलकर अपनी सॉलिडेरिटी दर्ज कराई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने संसद में एक कविता पढ़ी थी, जिस कविता के बाद भी विवाद हुआ था, और बड़ी मजबूती से और बड़े साहस से उन्होंने उस विवाद का सामना किया और कहा कि इसमें जो ठाकुर है वो मेरे भीतर भी है, मैं भी उसमें शामिल हूं, हर प्रिविलेज आदमी उसमें शामिल है। तो आज मनोज कुमार झा से हम बात करने जा रहे हैं जाति जनगणना पर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर, इंडिया गठबंधन पर और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल इश्यूज पे जो आज हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। कैसे देख रहे हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी? उसके पहले न्यूज क्लिक के साथ हुआ और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आज भी कई राज्यों में विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह का छापा पड़ा है। ये सब कैसे देख रहे हैं? 2024 के चुनाव के 6-8 महीने पहले ये सारा कुछ हो रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसको देखने के लिए कोई ना अलग नजर चाहिए, ना कोई एक अलग नजरिया चाहिए। अगर आप टाइमलाइन देखें तो जो लगातार अलग अलग नेतागण, जैसे मैं बताऊं, लालू जी और तेजस्वी जी से संबंधित एक लैंड फॉर जॉब का केस है जिसमें सीबीआई ने खुद क्लोजर डाल दी थी। क्लोजर, द केस वाज क्लोज। और बीते वर्ष 9 अगस्त को जब सरकार बदली बिहार में, अचानक वो क्लोज वाला, मतलब नींद में सोया हुआ केस जिसको सुला दिया गया था उसको जगा दिया गया कि अब उसको फिर से खोलो, ताकि प्रताड़ित किया जा सके, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा सके, ताकि उनकी ऊर्जा राजनीति और राजनीति की संभावनाओं से ज्यादा कोर्ट कचहरी में बीते। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडाई है। और अब अशोक जी, चिंता की बात यह है कि देश का कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि उसके किसी सदस्य के यहाँ या अनेकों सदस्य के यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे न पड़ रहे हो। जाहिर तौर पर मैं इन्हें ईडी, आईटी, सीबीआई कह करके महिमा मंडन नहीं करना चाहता। मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की ये आनुषंगिक संगठन है। और ये आनुषंगिक संगठन, अगर आप हाल के दिनों का टाइमलाइन देखें, 2 अक्टूबर को मैं पटना में था, वहां कास्ट सेंसस रिलीज होता है। उस रिलीज के बाद एक पूरी की पूरी जिसको कहते हैं डिबेट चली गई प्रिविलेज और ऑप्रेस्ड के बीच की। ये डिबेट शहंशाह को पसंद नहीं, ये डिबेट किसी उस हुकूमत को पसंद नहीं जो स्टेटस को में अपनी राजनीति की दिशा तय करता है। जाहिर तौर पर अगले दिन 3 तारीख की सुबह न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे पड़ते हैं। एक एक करके उन पत्रकारों को देखिए, वो महज नाम के पत्रकार नहीं है, उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को भी नहीं बख्शा और इस सरकार से भी सवाल पूछते रहे, तमाम चीजों के बावजूद। खैर, उसके बाद आपने बताया 2 गिरफ्तारियां हुई, प्रवीर की और संभवतः अमित चक्रवर्ती जी की। तो ये गिरफ्तारियां जो है ना, मैं तो आज की डेट में मानता हूं थोड़ी पारिवारिक परेशानी होती है, लेकिन ये बैज ऑफ ऑनर है इस फासिस्ट हुकूमत का। अब आइए कल की घटना। संजय जी के यहाँ रेड पड़ी, हासिल 4 पन्ना नहीं हुआ और उसके बाद शाम को अचानक से उनके तेवर बदल गए, संजय जी को ले जाया गया। तो जाहिर तौर पर मैं इसमें एक चीज साफ देख रहा हूं, हमारी हुकूमत डरी हुई है। और जब हुकूमत डर जाती है ना, तो उसका विजडम खत्म हो जाता है।
उसकी वैचारिकी खत्म हो जाती है। अच्छे बुरे की सोच का जो एक मादा होना चाहिए, जो एक नियंत्रण यहाँ है, वो खत्म हो जाता है। और उसके नतीजे में जो आज आपने किया, दक्षिण में डीएमके के यहाँ, पूरब में आज आपने किया टीएमसी रथिन जी के यहाँ, तो ये क्या बता रहा है कि पूरे भौगोलिक परिदृश्य में जहां भी विपक्ष के कोई मुखर आवाज है, आप चाहते हैं उनको डरा लें। लेकिन डर के साथ एक उसका व्याकरण है। डर बहुत बढ़ता है ना तो डर खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो डर दिखता है, वो उनका डर दिखता है जो डराने की कोशिश करते हैं। हम तो सिर्फ उनका डर देख रहे हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरे देश के स्तर पर देखें तो प्रचंड बहुमत, राज्यसभा भी मैनेज हो जाती है। उत्तर प्रदेश और ऐसे तमाम राज्यों में सरकारें, पूर्ण बहुमत की सरकारें, कई ऐसी जगह पे सरकारें जहां चुनावी जीत नहीं मिली थी। उसके बाद भी मनोज भाई ये डर किस चीज का है? देखिए, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी और मॉरल मेजॉरिटी दो अलग चीजें हुआ करती हैं। लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी कभी आपको चुनाव से मिल जाता है और कभी आप अपने मैनेजमेंट स्किल से हासिल कर लेते हैं। लेकिन मॉरल मेजॉरिटी हासिल करने की चीज नहीं है, वो आपके अंतर मन में होना चाहिए। इस सरकार के पास मॉरल मेजॉरिटी के नाम पे सिफर भी नहीं है, और मॉरल मेजॉरिटी ही इतिहास में दर्ज होता है। लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी तो इनसे बहुत बड़ी बड़ी मेजॉरिटी हमने देखी है, लेकिन उस मेजॉरिटी में हमने डराने की प्रवृत्ति नहीं देखी। एक छोटा सा कालखंड आया था आपातकाल का। मैं तो समझता हूं इंदिरा जी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसे सलाहकार नहीं थे। वो उनको समझाते, लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद लग जाएगा, ऐसा करो। इंदिरा जी ने वो नहीं किया। संविधान के प्रावधान के तहत वो इमरजेंसी लगाई। लेकिन इनका कला कौशल देखिए कि बिना संविधान के प्रावधान के इन्होंने ऐसी इमरजेंसी लगा दी है कि देश के एक बड़े हिस्से को, पत्रकारों के बीच में खास तौर पर, उनको स्लेवरी में तब्दील कर दिया। मैं देख रहा था कि न्यूज क्लिप पे छापे पड़ रहे थे और कुछ पत्रकार मित्र उसमें खुशी तलाश रहे थे। ऐसा ही होता है कि पता नहीं चलता है कि कब दस्तक अपने दरवाजे पे आ जाए। ये एक फासिस्ट हुकूमत की प्रवृत्ति होती है। और उसमें क्या है ना कि इनको मेजॉरिटी, जो मैंने कहा मॉरल मेजॉरिटी, इस सरकार के पास नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने सोचा था कि एक आडंबर करेंगे जिसकी कोई डेट नहीं। मैं तो कहता था हंस के कि प्रेसिडेंट जब कोई एक्ट पे साइन करती है तो उसमें नीचे लिखा रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। ये पहला कानून होगा जिसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 34 की निश्चितता नहीं है, 39 तक देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो भी जनता के बीच में तमाम दलों के माध्यम से ऐसा हुआ कि इंक्लूजन से ज्यादा किसको एक्सक्लूड किया उस पर चर्चा हुई। जब एक्सक्लूजन पे चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी घेरे में आ गए। फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो ये गिरफ्तारियां हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, डराने के तौर तरीके भी हैं। लेकिन आखिरकार मैं आपसे यही कहूंगा कि इस तरह की राजनीति का अवसान बहुत निकट होता है। जब जब इंतहा होती है ना तो ये दिखने लगता है कि आज नहीं तो कल, और वो कल बहुत दूर नहीं है, इस राजनीति का खात्मा होगा। लेकिन इसके लिए आप लोग कितने जिम्मेदार हैं? मतलब अच्छा खासा आप लोग आपस में लड़ रहे थे, फिर जाके इंडिया बना ली। लालू जी जो हैं वो राहुल जी को बुला के डिनर कराते हैं। आप लोग बंबई में जाके कार्यक्रम कर देते हैं, सभा कर देते हैं। आप लोग साउथ में कर देते हैं, आप लोग पटना में कर देते हैं। आज कंडीशन ये होती है कि एनडीए के पास कोई भी नेशनल पार्टी ही आप लोगों ने नहीं छोड़ी है। एक भी नेशनल पार्टी ऐसी नहीं है जो एनडीए के साथ हो। सबसे पुराना जो उनका गठबंधन था अकाली दल के साथ, वो चला गया। एआईडीएमके अकेला था जिसमें कम से कम ऑल इंडिया लगा था, वो भी चला गया। तो मुझे तो लगता है आप लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं उनको परेशान करने के लिए। देखिए, ये मैं साफ तौर पे कहूं, ये जो इंडिया अलायंस बना है जिसका टैगलाइन है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब इसको किसी दल ने, सिर्फ कहिए कि दलों ने नहीं बना लिया। एक दबाव था लोगों की ओर से कि आप सब साथ आइए, क्योंकि आपके साझा सरोकार हैं। छोटे मोटे मतभेद हैं, इससे ज्यादा बड़े मतभेद 77 में थे। बावजूद उसके तब वो प्रक्रिया सफल हुई और मंजिल हासिल हुई। अब देखिए कि इंडिया अलायंस बनने के बाद कायदे से प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक जुबान से अपने इस विपक्ष के गठबंधन को डील करना चाहिए था। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है
कि किसी देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे सर्वा अपने विपक्ष को टेररिस्ट से कंपेयर कर रहा हो या उससे जोड़ के देख रहा हो, वो नहीं चला। तब उसके बाद हुआ है कि अब क्या कहेंगे, तो इंडिया के बीच में डॉट्स लगाना शुरू किया। भैया, हिंदुस्तान एक ऐसा देश में डॉट्स नहीं चाहिए, इंडिया में डॉट्स नहीं चाहिए, वो डॉट नहीं चलेगा। हम तो डॉट मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं कि डॉट नहीं। ये अब उसके बाद आइए घमंडिया शब्द, तो घमंडिया शब्द व्याकरण में शब्दकोश में कहीं नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का जो एक नजरिया होना चाहिए था, उसका मुझे घोर अभाव दिखा। और प्रधानमंत्री जी जब गलत सही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो मंत्रिमंडल के लोगों से लेके फॉलोअर्स तक है, वो बिना अपनी वैचारिकी और विवेक का इस्तेमाल किए हुए गलत सही वही रिपीट करने लगते हैं। तो आज भी जो कुछ आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ये चाह रहे हैं कि जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी इनका मानना था कि लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हम नहीं बिखरे, हमने अपने सवाल उकेर के रख दिए। तो प्रधानमंत्री जी क्लूलेस है, और मेरा मानना है कि उस क्लूलेसनेस में वो ऐसी चीजें कर बैठते हैं, न्यूज क्लिक पे ये करो, लालू तेजस्वी जी की केसेस खुलवा दो और वगैरह वगैरह, संजय सिंह को अरेस्ट कर लो। मतलब ये सारी चीजें एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। और मैं, वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, द एम्पेरर हैज नो क्लोथ्स। थोड़ा सा व्यक्तिगत जाएं, आपने कहा था वैचारिकी नहीं है। मैं, एक पूरा विवाद चल रहा था जब आपने एक कविता पढ़ी संसद में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बहुत स्नेह मुझे प्राप्त था, बहुत मानते थे मुझे, उनसे लगातार बातचीत होती थी जब वो बीमार थे तब भी। और ये कविता हम लोगों ने जाने कितने मंचों से सुनी और पढ़ी है। हिंदी का जो साहित्यिक क्षेत्र है उसमें तो ये कविता सर्वस्वीकृत और समादृत कविता है। आपने जब वो कविता पढ़ी तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, और मेरे जैसा आदमी तो कभी नहीं सोचेगा कि उस पर भी जाति का विवाद हो सकता है कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए ठाकुर वाली कविता पढ़ रहे हैं, ठाकुर है तो ब्राह्मण वाली कविता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब हम सब जानते हैं कि उस कविता का जो ठाकुर है उसकी कोई जाति नहीं है, वो व्यक्ति है जिसने इस सामंती समाज में सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके रखा हुआ है, और एक दूसरा हिस्सा है जो उस कब्जे से परेशान है, जिसकी कविता है वो। लेकिन उसको लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, आपको लगता है कि राजनीति में वाकई साहित्य, संस्कृति, समझ शून्य तो पहले ही हो रही थी, अब क्या निगेटिव की तरफ पहुंचनी शुरू हो गई है? नहीं अशोक भाई, मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ा अतिरेक हो गया। मैं यकीन के साथ अभी भी कहता हूं कि लोगों ने, वो 13 मिनट का मेरा भाषण था, पूरा भाषण किसी ने नहीं सुना, कटा छटा व्हाट्सएप पे गया लोगों को और एक खास किस्म की प्रतिक्रिया दी गई। उस कविता को पढ़ने से पूर्व, क्योंकि मैं अपने समाज की रुग्णताओं से अब थोड़ा वाकिफ हूं, मैंने कहा था कि ये कोई जाति विशेष नहीं है, ये मेरे अंदर भी है। उस प्रतीक के लिए मैंने कहा ये मेरे अंदर भी है, मैं भी लड़ता हूं उस प्रतीक से, और सबको इस वर्चस्व और प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में इसको देखना चाहिए। फिर मैंने वो कविता पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने काफी कुछ लिखा भी। कल विभूति नारायण राय जी ने लिखा दैनिक हिंदुस्तान में, बहुत अच्छा लिखा। मेरा सिर्फ ये मानना है ना कि ये जो उल्टे पांव की यात्रा है, ये कमोबेश हर समुदाय में अब चल रही है। अगर हिंदुस्तान को एक प्रगतिशील तेवर देना है, तो आत्मालोचना, और मैं फिर कहता हूं प्रभुत्व और वर्चस्व के साथ अपने प्रिविलेज को भी एग्जामिन करना, प्रिविलेज को एग्जामिन करना एक बेहतर समाज, एक बेहतर मानवीय संवेदना के लिए बेहद आवश्यक है। और मैं समझता हूं मेरी पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने स्वयं शायद कई बार उसको सुन करके ये स्पष्ट कर दिया कि ये प्रतीक तो वर्चस्व का प्रतीक है, प्रभुत्व का प्रतीक है, जो डिनाई करता है। तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी सीएम, ने भी कमोबेश, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने उसी संसद में पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी है। वो किसके खिलाफ है, लोग नहीं जानते हैं क्या? मैंने कबीर रैदास को कोट किया है, जो घोर ऐसी व्यवस्थाओं का जिक्र करती है जिससे कि हमारी जातिगत संरचना की जो बदबू है वो समाज को और दूषित कर रही है। ये सारी चीजें मैंने सदन में पढ़ी। शायद उस दिन 21 सितंबर को पढ़ी गई ये चीज, जो कि इतने डिस्क्लेमर के बावजूद अगर हुई, तो एक सभ्य समाज के रूप में हम सबको, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, एक जाति दूसरी जाति के लिए अशोभनीय टिप्पणियां करने लगी, मैंने अपील की, इससे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की उस कविता की संवेदना भी मरती है, और मेरे द्वारा
महिला आरक्षण बिल पर इसके पाठ के माध्यम से प्रभुत्व की ओर इशारा करने की भी जो मेरी कोशिश थी भी उसको भी चोट पहुंचती है। और मुझको लगता है कि लगभग पटाक्षेप हो चुका है। शायद लोगों ने समझा कि अतिरेक में ये चीजें हुई। आखिरी सवाल उसी प्रिविलेज से जुड़ा हुआ। बिहार ने ये गौरव प्राप्त किया कि पहली जाति जनगणना का पूरा डेटा लाकर रख दिया और उसने बहुत सारे मिथकों को तोड़ दिया। उसके तुरंत बाद न्यूज क्लिक वाला हुआ, संजय सिंह जी वाली बात हुई। कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद उस बहस को टालने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रियाएं आई, जैसे उन्होंने कहा कि पहला हक गरीबों का है, फिर और आगे बढ़ गए, फिर कहे पहला हक हिंदुओं का है क्योंकि वो परसेंटेज में ज्यादा है। तो जाति जनगणना का जो पूरा सवाल है और जाति जनगणना के इस आंकड़े से आगे जो कार्यवाही हो सकती है या होनी चाहिए, मैं आपकी उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, ये आंकड़े मैंने कहा था और आपसे भी कह रहा हूं अशोक भाई, ये आंकड़े जैसे जिन्न बोतल से निकलता है ना, निकल गए। अब ये आंकड़े जिंदा दस्तावेज है, ये जिंदा आंकड़े हैं। दिस इज नॉट डेड डेटा। ये अपना हक मांगेंगे, ये अपनी संख्या देखेंगे और प्रतिनिधित्व का नक्शा देखेंगे, चाहे विश्वविद्यालय हो, न्यायालय हो, अन्य संस्थान हो, संस्थाएं हो, विधायिका हो, सब कुछ। अब दूसरी बात आती है जो बेहद महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों से प्रधानमंत्री जी को रैटल्ड नहीं होना चाहिए था, उनको गले लगा के स्वागत करना चाहिए था। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, कभी सनातन के नाम, कभी इसके नाम, सीवर में बार बार कहता हूं, सीवर में उतर के मरने वाले की जाति 98.5%, एक ही जाति की क्यों? क्यों आज भी विश्वविद्यालयों में दलित, अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के लोगों को एनएफएस नाम की उपाधि मिलती है, नॉन फाउंड सूटेबल। विश्वविद्यालयों को देख लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों से आगे का जो देश बनेगा ना, उसमें किसी को ये नहीं सोचना है। सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान दो अलग अलग शख्सियत मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग से पूछा गया कि क्या पूरे के पूरे जो ये व्यवस्था है जिसमें व्हाइट भी है वो खत्म कर दी जाएगी? उन्होंने कहा था जस्टिस टू ब्लैक्स डजंट मीन इनजस्टिस टू व्हाइट्स। ये बाइनरी नहीं है। लोग इसको चाह रहे हैं बाइनरी में रख दें और मीडिया का एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री जी से ज्यादा चिंतित लग रहा है। अरे 85% हिंदुओं की आबादी है। क्या हिंदुओं को एक प्रगतिशील समाज नहीं बनना चाहिए? क्या हिंदुओं को अपने अंदर के जातिगत संरचना, ऊंच कुल, नीच कुल, पोल्यूशन, प्यूरिटी जिसके नए नए फॉर्म्स हैं, सीवर में उतर के मौत, विश्वविद्यालयों में डिनाइल, रोहित वेमुला, क्या हिंदू समाज को इन तमाम प्रतिगामी छवियों से दूर नहीं होना है? तो प्रधानमंत्री जी को संभवतः जाति के समाजशास्त्र को समझाने वाला कोई पास में नहीं है। वो रेटोरिकली हर चीज को सोचते हैं हैंडल कर लेंगे और ऐसा अक्सर होता नहीं। ये भी तो एक वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो सबसे ज्यादा शोर करता है, जो मनोज कुमार झा और अशोक कुमार पांडे दोनों को साथ में ट्रॉल करता है, वो उसी जाति वर्ग से आता है जिसको लग रहा है कि इन आंकड़ों के बाद उसका प्रिविलेज खतरे में पड़ जाएगा। मेरा मानना है कि शायद हम इतिहास के उस क्षण में भी आ गए हैं कि वो जो प्रिविलेज्ड वर्ग भी है वो भी धीरे धीरे खुद से डायलॉग करेगा। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कॉन्वर्सेशन चाह रहे हैं। अभी तक लोगों ने कॉन्वर्सेशन की कोशिश नहीं की है। मेरा अभी भी मानना है कि जो प्रिविलेज्ड वर्ग है, अरे इसी वर्ग से तो कितने लोग निकले। जेपी की क्या जाति थी? अगर अभी की संख्या देखे तो कम थी, लेकिन जेपी ने लीड किया, लोहिया ने लीड किया। हमें उन प्रतिमानों की आज आवश्यकता है जो हमें डी कास्ट होने में मदद करें, डी क्लास होने में मदद करें। और मेरा पूरा पुख्ता यकीन है कि ये संभव होगा। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना अमृतकाल, तो 2047 का हिंदुस्तान ज्यादा समावेशी होगा, ज्यादा इंद्रधनुषी लोकतंत्र होगा। तो क्या 50% के आरक्षण की सीमा आप लोग बढ़ाने वाले हैं इसके बाद, इन रिजल्ट्स के बाद? वो सीमा तो बढ़ चुकी है, ईडब्ल्यूएस के बाद ही बढ़ गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो जो इंदिरा साहनी और बालाजी जजमेंट के बाद सीलिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इट इज नो मोर सेक्रोसैंक्ट। तो अब उसके हिसाब से देखिए, विसंगतियां तो हैं। एक आबादी जो 64% है, अब 27% में महदूद कर रहे हैं। ये सारी विसंगतियां अगर दूर नहीं होंगी तो इन आंकड़ों का क्या फायदा? ये आंकड़े
अब किसी के मोहताज नहीं है, जो लाए उनके भी नहीं। ये आंकड़े अपनी कहानी खुद लिखेंगे और ये कहानी लिखनी शुरू हो गई है 2 अक्टूबर से। तो आंकड़े जीवंत हैं, सच्चाइयां जीवंत होती हैं। जो समाज, जो राजनीति उन सच्चाइयों और उन आंकड़ों के साथ चलने से इनकार कर देती है, इतिहास उसे कब उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है ये पता भी नहीं चलता है। मनोज भाई ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की कि जो प्रिविलेज क्लास है आज उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए, सर उठाए और कहे हाँ मैं इस परिवर्तन के साथ हूं, मैं 2047 में एक ज्यादा समावेशी समाज चाहता हूं, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि जो आबादी 85% है, 80% है, उसके सिर्फ 3 व्यक्ति सेक्रेटरिएट में नहीं होने चाहिए, उसको सेक्रेटरिएट में अपनी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। देखते हैं कि मोदी जी कब तक इस सच्चाई से इंकार करते हैं या फिर इस सच्चाई को अंगीकार करके वाकई इतिहास में दर्ज होते हैं। मनोज भाई आज आप बहुत बिजी थे, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।